वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट 5 का वन शॉट मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे और कह रहे थे कि सर हमें 5th यूनिट की वन शॉट प्रोवाइड करा दीजिए। 5th यूनिट में हमने नहीं पढ़ा है, एक जगह ही हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। तो उन कमेंट्स के जरिए ही, और वहाँ पर 2 टॉपिक भी रह गए थे जिसमें आपका टॉप डाउन एंड बॉटम टू टॉप अप्रोच के जो 2 टाइप्स थे फैब्रिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, वो भी मुझे कराने थे। तो वो सब मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। और साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल हैं इस यूनिट के, वैसे मेनली फर्स्ट चैप्टर जो है सुपर कंडक्टर, उसके 5-6 न्यूमेरिकल मुझे मिले हैं, तो वो न्यूमेरिकल भी आज आप इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, वहाँ पर लिखा हुआ है कि AKTU का तो पेपर होगा, लेकिन उसे जो ब्लास्ट करेंगे वो इजी वे के स्टूडेंट्स करेंगे, ये गारंटी है। आप वीडियो देखिए आराम से। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बच्चे पैनिक हो रहे हैं कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी हम क्या पढ़ें, कैसे करें, मैसेज भी बहुत आ रहे हैं। तो आप पैनिक ना हो, आराम से धीरे धीरे आप जो वन शॉट वीडियोस आपको मिली हुई हैं, वन शॉट का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उसमें जाकर सारी वीडियो देखिए। डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। पास तो आप छोड़ दीजिए, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएंगे। ये जो पूरा वीडियो होने वाला है वन शॉट यूनिट नंबर 5 का, ये आपके लिए लगभग आपके पूरे पेपर में कम से कम 18 मार्क्स तो कवर अप करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप इसको आराम से पूरी वीडियो देखनी है कंप्लीट। इस पूरी वीडियो में आपका 2 मार्क्स से लेकर 7 मार्क्स तक के विद न्यूमेरिकल सारे कवर अप हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है, लेकिन देखना कंप्लीट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो शॉर्ट हैं वो मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में ले लिए हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि डिफाइन द सुपर कंडक्टिविटी एंड सुपर कंडक्टर। तो हम सुपर कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टर क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं। द फिनोमिना ऑफ लूजिंग द रेजिस्टिविटी एब्सोल्युटली टू जीरो व्हेन cooled to the sufficiently low temperature that is below critical temperature is called the superconductivity। मतलब कि जब हम अपने मटेरियल को जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर से नीचे ठंडा करते हैं, उसका टेम्परेचर उससे लो करते हैं, और एक टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे इस टेम्परेचर को लेकर जाते हैं, तो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, क्योंकि वहां पर उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो जीरो हो जाएगी। तो दैट्स कॉल्ड द सुपर कंडक्टिविटी, जब उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए, ठीक है। वहीं पर अगर हम मटेरियल की बात करें तो द मटेरियल विच एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स। तो जो मटेरियल या जो मैटर, जो आपका कोई भी मटेरियल है, वो अगर सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना को एग्जिबिट करता है तो दैट्स कॉल्ड द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ एक लाइक ठोक दीजिए इस वीडियो के लिए। आगे चलते हैं। तो इस जो क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप। द ट्रांजिशन टेम्परेचर at which a normal material changes into a superconductor is called the transition temperature और critical temperature। यानी कि ट्रांजिशन मीन्स क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक नॉर्मल मटेरियल अगर सुपर कंडक्टर में चेंज हो जाता है तो दैट्स कॉल्ड द ट्रांजिशन टेम्परेचर। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर वो नॉर्मल मटेरियल सुपर कंडक्टर बनता है तो वो आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। उसी को हम क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो अगर वो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ ले तो भी आपका आंसर यही होने वाला है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे पूछा है, मेंशन एनी 4 प्रॉपर्टीज चार्जेस दैट अकर इन सुपर कंडक्टर और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सुपर कंडक्टर। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि वो बोल देगा कि मेंशन करो 4 प्रॉपर्टी सुपर कंडक्टर की, या फिर डायरेक्टली पूछ लेगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर। तो यहाँ पर लिखी हुई हैं, फर्स्ट है दे हैव जीरो रेजिस्टिविटी, सेकेंड दे एग्जिबिट परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी एंड द ट्रांजिशन टेम्परेचर वेरीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आइसोटॉप्स। यानी कि जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा डिफरेंट सुपर कंडक्टर्स के लिए वो अलग अलग हो सकता है। आगे द इलास्टिक प्रॉपर्टीज
क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड द थर्मल एक्सपेंशन रिमेन्स कांस्टेंट। जबकि इनकी ये प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, थर्मल एक्सपेंशन, ये सारी लगभग कांस्टेंट रहेंगी। ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं सुपर कंडक्टर की। इज दैट क्लियर? इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिखना, एक्सप्लेन आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर पॉइंट की फॉर्म में आप 4 इसकी प्रॉपर्टीज मेंशन कर देंगे। चलिए आगे जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीजनर इफेक्ट। मीजनर इफेक्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली वो 2 नंबर में पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन ए मटेरियल इज कूल्ड बिलो इट्स ट्रांजिशन टेम्परेचर, दैट इज T is less than या equal to TC, then the material become a perfect diamagnetic। यहाँ पर लिखी हुई भी है प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक होती है उसके अंदर प्रॉपर्टी। द मैग्नेटिक फ्लक्स ओरिजिनली प्रेजेंट इन द मटेरियल गेट्स इजेक्टेड आउट ऑफ ए सुपर कंडक्टर। मीन्स दैट कि ये कोई भी मटेरियल है, अगर ये सुपर कंडक्टर बन जाता है और इससे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन पास करें तो वो कुछ इस तरीके से पास आउट हो जाती है, यहाँ से एक्सपेल हो जाती है। ठीक है, दिस इफेक्ट इज नोन एज द मीजनर इफेक्ट। यानी कि इनका जो एक्सपेल होना है, किनका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वही मीजनर इफेक्ट को डिनोट करता है आपके सुपर कंडक्टर। इज दैट क्लियर? वो क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर परफेक्ट डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आ जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये आंसर हो जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने आज पहले में ही स्टार्टिंग में ही बोल दिया आपको कि आप चैनल इसको वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इन सुपर कंडक्टर। और मैं आपको एक बात ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन की फॉर्म में मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि जो हमने 1 शॉट वीडियो बनाई थी 2 मार्क्स के लिए, उसमें मैंने 5th यूनिट के क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं किए थे। उसका रीज़न ये था क्योंकि 4 से 5 वीडियोस आपकी बनी हुई हैं 5th यूनिट की। मैंने कहा था कि बच्चे आप वहीं से जाकर देख सकते हैं, तो लेकिन बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें एक जगह पर इन्वॉल्व कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सुपर कंडक्टर क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो एट एनी टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। कहने का मतलब क्या है, जैसा कि हमने मीजनर इफेक्ट का पूरा एक टॉपिक पढ़ा है, इसमें भी मैंने इन्वॉल्व किया है। वहाँ पर क्या देखा आपने, जब हम सुपर कंडक्टर बनाते हैं तो उसके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को एक्सपेल कर देता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मटेरियल। लेकिन वो इतनी पावर नहीं होती कि किसी भी पावर या किसी भी स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को क्या कर दे, एक्सपेल कर दे। एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पर जाकर वो क्या हो जाता है, वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो वही पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को, जो डिस्ट्रॉय कर दे सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को, वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। इट इज गिवन बाय द रिलेशन HC इक्वल्स टू H0 ब्रैकेट में 1 माइनस T अपॉन TC का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, HCT और H0T पर्टिकुलर, इस तरीके से आप टेम्परेचर भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे है व्हाट आर द हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे, any superconductor if the transition temperature is above 10 Kelvin is called the highest temperature superconductor। high temperature superconductor मतलब ऐसे सुपर कंडक्टर जिनको सुपर कंडक्टिंग स्टेट में लाने के लिए जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 10 केल्विन या उससे ऊपर, तो वो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, ऐसे लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, टाइप 1 की भी पूछ सकता है, टाइप 2 की भी पूछ सकता है। तो 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स की एप्लीकेशन क्या है, तो आपको पता है सुपर कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स। हाई मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेट्स को
प्रोडक्शन करने के लिए सुपर कंडक्टर का यूज होता है। बाय यूजिंग सुपर कंडक्टिंग मटेरियल इट इज पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स इन एक्सपेंशली स्मॉल साइज हैविंग द एफिशिएंसी ऑफ 99.90%। यानी कि हाई मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स के साथ साथ आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स को, ट्रांसफॉर्मर्स को, स्मॉल साइज रहेगा, एफिशिएंसी उनकी लगभग 99.9% रहती है। आगे, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरी सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज द गैल्वेनोमीटर्स। यानी कि गैल्वेनोमीटर्स को भी फैब्रिकेट करने में आप सुपर कंडक्टर्स का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ एप्लीकेशंस होगी सुपर कंडक्टर के बारे में। चलिए आगे आते हैं। आगे डिफरेंस पूछ लिया है बिटवीन द टाइप 1 सुपर कंडक्टर एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर के पहले पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर टाइप 2 सुपर कंडक्टर के। टाइप 1 सुपर कंडक्टर क्या कहता है? द मटेरियल लॉसेस मैग्नेटाइजेशन सडनली। यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन है वो सडनली रिमूव हो जाता है। डीप में इसमें आगे हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप 1, टाइप 2, लो और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर के बारे में। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट है दे एग्जिबिट कंप्लीट मीजनर इफेक्ट। ये कंप्लीटली मीजनर इफेक्ट को एग्जिबिट करता है, यानी कि दे आर कंप्लीटली डायामैग्नेटिक। इज दैट क्लियर? और देयर इज ओनली वन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर केवल और केवल एक ही क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसीलिए बहुत सडनली मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, आगे नो मिक्स्ड स्टेट एग्जिस्ट। यहाँ पर कोई भी मिक्स्ड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है। वहीं पर अगर हम टाइप 2 सुपर कंडक्टर की बात करें तो द मटेरियल लॉसेज मैग्नेटाइजेशन ग्रेजुअली। यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन लॉस करेंगे टाइप 2 सुपर कंडक्टर वो ग्रेजुअली करते हैं, सडनली नहीं करेंगे। दे डू नॉट एग्जिबिट कंप्लीट मीजनर इफेक्ट। ये कंप्लीटली मीजनर इफेक्ट को एग्जिबिट नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका डायरेक्टली या सडनली लॉस नहीं होगी मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, दे आर टू क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। एक होता है लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है अपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पर एक ही मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर दो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं और इसी वजह से इसमें मिक्स्ड स्टेट प्रेजेंट रहती है। तो आप चाहे इस तरीके से डिफाइन कर दें या फिर आप कंपेयर कर सकते हैं इस तरीके से टेबल बना के। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। इधर टाइप 1 लिख लेंगे और इधर टाइप 2 लिख लेंगे और फिर कंपेयर कर देंगे दोनों को। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज मीन्ड बाय द परसिस्टेंट करंट। परसिस्टेंट करंट क्या होती है? मैंने जैसे बताया था कि परसिस्टेंट का मीनिंग अगर आप देखें तो उसका मीनिंग होता है ठहरना, रुकना। तो देखते हैं क्या है। व्हेन ए डीसी करंट ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड इज वंस इंड्यूस्ड इन ए सुपर कंडक्टिंग रिंग। कहने का मतलब ये है जब एक डीसी करंट लार्ज मैग्नीट्यूड की इंड्यूस्ड हो जाती है सुपर कंडक्टिंग रिंग में, देन ड्यू टू द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज ट्रैप्ड इनसाइड द रिंग एंड हेंस द करंट परसिस्ट इन द रिंग फॉर ए लॉन्गर टाइम। तो उस सिचुएशन में एक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड हो जाती है सुपर कंडक्टर में और एक मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रैप्ड होता है इनसाइड द रिंग, जिसकी वजह से जो करंट है वो परसिस्ट हो जाती है रिंग के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, वो कम से कम 5, 7, 10 साल तक के लिए वहाँ पर रहती है, परसिस्ट हो जाती है और इसी को कहते हैं दिस करंट इज कॉल्ड द परसिस्टेंट करंट। इज दैट क्लियर? तो परसिस्टेंट करंट क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस 2 नंबर के क्वेश्चन में केवल आपको इतना ही लिखना है। इज दैट क्लियर? आगे आते हैं डिफाइन कॉपर पेयर्स। जब आपने इस यूनिट का पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर देखा होगा तो उसमें कॉपर पेयर्स का जिक्र हुआ होगा, तो वो पूछ सकता है कि व्हाट आर द कॉपर पेयर्स या डिफाइन द कॉपर पेयर्स या एक्सप्लेन द कॉपर पेयर्स। तो उसमें लिखना है आपको द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म ड्यू टू द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रॉन लैटिक इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन। यानी कि एक पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का और एक स्ट्रॉन्ग पेयर है विद इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम एंड स्पिन हैविंग द वेव वेक्टर के क्यू। और स्पिन जो वेक्टर है वहाँ पर वो के क्यू से डिनोट करते हैं और यही के क्यू जो है स्पिन वेक्टर, यही आपका कॉपर पेयर कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो
तो कॉपर पेयर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो कॉपर पेयर के बारे में आपको इतना लिखना है कि इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन का जो इंट्रैक्शन है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका कॉपर ऑफ पेयर कहलाता है विद इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, और जिसमें स्पिन वेक्टर जो होता है उसको हम कॉपर पेयर कह देते हैं। इज दैट क्लियर? तो कॉपर पेयर क्या होता है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और जो एक शॉर्ट क्वेश्चन में था वो लास्ट क्वेश्चन ये है कि डिफाइन द कोहेरेंट लेंथ। कोहेरेंट लेंथ क्या होती है उसको डिफाइन करा सकता है। तो यहां पर लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ओवर विच टू इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन टू फॉर्म ए कॉपर पेयर। कहने का मीन्स ये है कि आपके मटेरियल में जब तक कॉपर पेयर नहीं बनाते इलेक्ट्रॉन्स तो वो जितनी डिस्टेंस या लेंथ ट्रेवल करते हैं वो कोहेरेंट लेंथ कहलाएगी। इज दैट क्लियर? बस ये आपका कोहेरेंट लेंथ हो गई है। तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट से बन सकते थे अप्रॉक्सीमेटली मैंने 11 इन्वॉल्व किए हैं। साथ ही साथ आप ये भी हो सकता है कि डिफाइन करा ले जो 3 अदर टाइप्स के सुपर कंडक्टर हैं उनके बारे में पूछ ले, है ना। तो ये हमने यहाँ पर आपको बता दिया। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन इस यूनिट के क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें और 5 सेकंड का समय निकाल कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आगे हैं न्यूमेरिकल्स जो इस यूनिट से न्यूमेरिकल बनते हैं। 5 से 6 न्यूमेरिकल हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप देखेंगे किस तरीके से न्यूमेरिकल वो पूछ सकता है। पहला न्यूमेरिकल है ए सुपर कंडक्टिंग टिन हैज ए क्रिटिकल टेम्परेचर of 3.7 Kelvin at zero magnetic field and a critical magnetic field 0.036 Tesla at 0 Kelvin। तो उसने पूछा है find the critical magnetic field at 2 Kelvin। 2 केल्विन पर कितना क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है उसको उसने पूछा है। तो हर बार की तरह जैसे हमारा न्यूमेरिकल करने का अलग ही अंदाज है तो उसमें हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है। गिवन दैट क्या क्या गिवन है आपको? TC दिया हुआ है 3.7 के, फिर उसके बाद दिया हुआ है H0 0.0306 टेस्ला, फिर उसके बाद T दिया हुआ है 2 केल्विन। इज दैट क्लियर? और पूछा है आपसे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड HC। ठीक है, किस पर? 2 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक, तो हमें पता है वी नो दैट HC इक्वल्स टू H0 ब्रैकेट 1 माइनस T अपॉन, अभी हमने फॉर्मूला जब 2 नंबर का एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे वहां पर इस फॉर्मूले को आपने देखा भी है, T अपॉन TC का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। Is that clear? Then put the value of all the terms, then we get HC equals to 0.0306 bracket 1 minus T आपको दिया हुआ है 2 upon 3.7 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ऑल राइट, जब आप इसको अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे देन यू गेट 0.217 टेस्ला। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल यहां से आएगा, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन। 1 या 2 ही फॉर्मूले हैं जिस पर बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल यहां पर पूछा जाएगा। तो आई होप ये जो न्यूमेरिकल था ये आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं पे कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है द क्रिटिकल फील्ड ऑफ a lead superconductor of 5 Kelvin is 3.3 into 10 to the power 4 ampere per meter. If critical temperature of lead is 7.2 Kelvin, lead है ये, what is its critical field at 0 Kelvin? 0 Kelvin पर उसने critical field पूछा है। शायद जो इसकी मोटाई है पेन की वो ज़्यादा हो रही है। हाँ, अब ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन होती हैं वो हमें लिखनी होती हैं। तो गिवन है हमें अच्छे बच्चों की तरह, इजी बे के स्टूडेंट्स की तरह, सबसे पहले हम लिखेंगे TC इक्वल्स टू 7.2 केल्विन,
है ना। फिर आप लिखेंगे T इक्वल्स टू 5 केल्विन, क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है ना बेटा 7.2 केल्विन, तो वो TC हो गया, और एक टेम्परेचर दिया हुआ है 5 केल्विन, वो T हो जाएगा। इज दैट क्लियर। फिर आपसे पूछा है HCT, यानी कि वो HCT दिया हुआ है इस टेम्परेचर पर 3.3 इंटू 10⁴, ठीक है, एम्पेयर पर मीटर। और आपसे पूछा है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन, तो HC नॉट आपसे पूछा गया है। इज दैट क्लियर। तो ये आपको फाइंड करना है। वहीं पर वी नो दैट फॉर्मूला देखो, आपको मैंने कहा था कि वही फॉर्मूला ज़्यादातर आपका यूज होता है और इसी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें पता है HCT इक्वल्स टू HC नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस T/TC का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आपको वैल्यू चाहिए HC नॉट की, तो आप इसको यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। देन इसके डिवाइड में ये पूरी टर्म आ जाएगी, ऊपर लिखेंगे HCT अपॉन, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट 1 माइनस T/TC का होल स्क्वायर। जब आप सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा 6.38 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर। ऑलराइट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सारी वैल्यूज़ सेम यूनिट में है, कहीं पे भी कोई यूनिट आपको चेंज नहीं करनी है। टेम्परेचर भी दोनों केल्विन में दिए हुए हैं और ये एम्पेयर पर मीटर दिया हुआ है, तो इसलिए डायरेक्ट आपका आंसर एम्पेयर पर मीटर में आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ये क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड ज़्यादातर आपके हैं, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कि कैलकुलेट द क्रिटिकल करंट एंड क्रिटिकल करंट डेंसिटी। अब यहाँ पर दो टर्म्स जो अलग हैं वो पूछी जा रही हैं, उनके फॉर्मूले हम हैं देखेंगे क्या होगा। फॉर ए सैंपल ऑफ लीड of diameter 1 mm of 4.2 Kelvin, the critical temperature for lead is 7.18 Kelvin and critical magnetic field at 0 Kelvin is 6.5 into 10⁴ एम्पेयर पर मीटर इन। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले एक ही बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह सबसे पहले आप जब न्यूमेरिकल करें तो आप सीधा डायरेक्टली लिखें क्या क्या गिवन है। गिवन दैट, यही हमारा पैटर्न है और यही आपको एग्जाम में फॉलो करना है एक अच्छे बच्चे की तरह, जिससे कि आपके मार्क्स कोई कट ना कर सके। ठीक है, देन TC इक्वल्स टू आपको गिवन है 7.18 केल्विन और फिर आगे आपको दिया हुआ है, हाँ सॉरी, 0 टेम्परेचर पर H0 इक्वल्स टू 6.5 इंटू 10⁴ एम्पेयर पर मीटर। ऑल राइट, तो ये सारी चीजें आपको गिवन है। तो हमें पता है वी नो दैट क्या फॉर्मूला है, HC इक्वल्स टू H0 ब्रैकेट 1 माइनस T/TC का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। क्योंकि हमें TC फाइंड आउट, यहाँ से HC हम फाइंड आउट करेंगे, तो HC अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो जब आप सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे देन वी गेट द HC इक्वल्स टू 4.276 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर। ऑल राइट, तो ये आपका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 7.8 केल्विन पर। इज दैट क्लियर। तो ये आपका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, लेकिन पूछा क्या है, क्रिटिकल करंट और क्रिटिकल करंट डेंसिटी। तो क्रिटिकल करंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, IC इक्वल्स टू क्या होता है 2πRH, क्योंकि ये आपका किस फॉर्म में है, डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो ये एक वायर की फॉर्म में यानी कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पर 2πR हो जाएगा और H आपका रहेगा। तो जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे 2π की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू इसका हाफ हो जाएगा 1 mm का हाफ यानी कि 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर में आप पुट करेंगे इंटू, ठीक है, फिर H की वैल्यू आपकी हो जाएगी
276 इंटू 10⁴ और जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो यू गेट द वैल्यू ऑफ करंट 134.3 एम्पियर। ठीक है, मैं वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करके या फिर ज़्यादा वैल्यूज आपको पुट करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस आप वैल्यू पुट कर लेना, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, हो सकता है आंसर वेरी कर जाए तो वो आप चेक करेंगे, क्रॉस चेक। ठीक है, आप मेरा मोटिव ये था कि आप तक क्वेश्चन पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आप नहीं मिल पा रहे थे, मुझे भी ज़्यादा बहुत बुक्स में से देखने के बाद मुझे जाकर 4 से 5 क्वेश्चन ये मिले हैं सुपर कंडक्टर बेस, तो वो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, बस आपको कैलकुलेशन अपने हिसाब से चेक कर लेनी है। ठीक है, वरना ज़्यादा समय लगेगा अगर हम सारी वैल्यूज़ पुट करके रखेंगे। अब पूछा है क्रिटिकल करंट डेंसिटी, तो JC अगर हम निकालें क्रिटिकल करंट डेंसिटी तो आपको पता है करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट अपॉन एरिया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां पर हो जाएगी करंट की वैल्यू आपको 2πRHC, हाँ ये C होता है यहाँ पर अपॉन, और ये होगा πr²। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली देखें तो यहाँ से आपको 2HC अपॉन R ही मिलेगा। 2 तो सॉरी बचे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2HC अपॉन R ही आपको मिलने वाला है। अगर आप वैल्यू पुट करें यहाँ पर तो वैल्यू आ जाएगी JC की 1.71 इंटू 10⁸ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाता है क्रिटिकल करंट और करंट डेंसिटी। इज दैट क्लियर? तो ये एक नया क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड निकाला, क्योंकि हमें करंट डेंसिटी निकालनी है, उसका फार्मूला होता है 2πr इंटू HC, क्योंकि इसका डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, वो वायर की फॉर्म में आपको दिया हुआ है इस तरीके से। तो ठीक है, फिर हमने जब पुट किया करंट डेंसिटी तो IC इक्वल्स टू A πr², क्योंकि करंट डेंसिटी एक पर्टिकुलर एरिया पर हम निकालेंगे तो वो एक सर्किल की फॉर्म में होगा, इसलिए πr², 2πRH यहाँ पर रखेंगे हम। 2πr ये सॉरी पेरीमीटर होता है, हाँ एक्चुअल में ये पेरीमीटर होता है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था। 2πr एक पेरीमीटर है जिस फॉर्म में जिसकी फॉर्म आपकी बनी हुई है सुपर कंडक्टर की, और इनटू आपका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, और यहाँ पर एरिया आता है। इज दैट क्लियर? ये थोड़ा कंफ्यूजन था, आप इसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक क्रिटिकल टेम्परेचर TC दिया हुआ है, द क्रिटिकल टेम्परेचर TC ये 4 है, 4 Hg विद आइसोटॉपिक 199.5 U is 4.185 Kelvin. Calculate the critical temperature when its isotopic mass change to 203.4 U. कहने का मतलब ये है कि जो Hg है उसका आइसोटॉपिक मास 199.5 U है, किस पर? 4.185 केल्विन पर। जब ये किसी क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंचता है तो उसका आइसोटॉपिक मास जो है वो चेंज हो जाता है, तो वो T की वैल्यू यहाँ पर पूछी है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक, पहले तो लिख लेंगे सॉल्यूशन, क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन है M1, एक सेकेंड, M1 यानी कि पहला आइसोटॉपिक मास दिया हुआ है 199.5 U, और फिर आपको दिया हुआ है M2 दिया हुआ है 203.4 U। जो M1 है वो किस टेम्परेचर पर है? वो T1 टेम्परेचर दिया हुआ है 4.185 केल्विन, और फिर T2 टेम्परेचर पूछा है जिस पर आपके आइसोटॉपिक मास ये हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, वी नो दैट, ये आपके सिलेबस में नहीं है टॉपिक, इसलिए बस आप केवल फॉर्मूला याद रख लीजिए। अगर न्यूमेरिकल पूछ ले डायरेक्ट तो उसके लिए कि TC m⁻² इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा TC m⁻² इक्वल्स टू m⁻²। ऑलराइट, ठीक है, इंटू
टी सी, ये हो जाएगा आपका एक सेकेंड, हाँ ये TC1 है तो TC1 हो जाएगा, ये TC2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए 1 सेकेंड, वो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। आगे आते हैं। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, 2 चाहिए, यानी कि T2। हमने TC2 माना है तो TC2 आप इसको इधर लिखेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या रहेगा, M1/M2 की पावर हाफ हो जाएगी और इनटू आपका TC1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। जब आप वैल्यूज पुट कर लेंगे तो आपको TC2 जो दूसरा क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या मिल जाएगा, 4.145 केल्विन। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा दूसरा क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस पर आइसोटॉपिक मास जो है वो चेंज होकर 203.4 U हो जाता है। इज दैट क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए तो एक नए टाइप का क्वेश्चन ये हो जाता है, आइसोटॉपिक इफेक्ट कहते हैं हम इसको सुपर कंडक्टर का, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। बस आप न्यूमेरिकल को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मूले को याद करेंगे कि TC इंटू M की पावर 1/2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। चूंकि यहाँ पर 2 कंडीशन दी हुई हैं तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे और वहाँ से जो क्रिटिकल टेम्परेचर पूछा है वो फाइंड आउट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है द पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ मरकरी, the penetration depth of mercury at 3.5 Kelvin is about 750 angstrom. Then what will be the penetration depth of 0 Kelvin for mercury critical temperature TC equals to 4.2 Kelvin? यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन दैट क्या क्या है वो लिखेंगे। गिवन दैट क्या क्या चीजें गिवन हुई हैं, लैम्डा T इक्वल्स टू 750 एंगस्ट्रॉम, कॉमा फिर आपको दिया हुआ है टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर है 3.5 केल्विन। फिर आपसे पूछा है और क्रिटिकल टेम्परेचर TC दिया हुआ है 4.2 केल्विन। ठीक, और पूछा है आपसे लैम्डा 0T यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर, तो 0 हम यहीं पर लिख लेते हैं, इसको यहाँ नहीं लिखते। ठीक है, ये आपसे फाइंड आउट कराएगा। तो फाइंड आउट करने के लिए बस ये फॉर्मूला थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहाँ पर वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं लैम्डा T इक्वल्स टू होता है लैम्डा 0 टेम्परेचर पर यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर 1 माइनस T/TC की पावर 4 और उसकी पावर 1/2 माइनस 1/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सारी वैल्यूज़ जब आप पुट कर देंगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, आपको H0 फाइंड आउट करना है। तो मैं एक बार और ये इस तरीके से बता देता हूँ, H0 इक्वल्स टू ऑल्सो राइट डाउन लाइक दिस 1 माइनस T/TC की पावर 4 और ये -1/2 जो है ये +1/2 हो जाएगा। और जब आप सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो लैम्डा नॉट इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 540 एंगस्ट्रॉम। इज दैट क्लियर? तो यही आपसे पूछा गया था। तो आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। न्यूमेरिकल कोई इतने हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है, इससे ज़्यादा हार्ड कोई न्यूमेरिकल पूछा नहीं जाएगा। लगभग मैंने सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स जो पूछे जा सकते थे, जो फॉर्मूले यहाँ पर हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मैंने यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश की है। एक लास्ट न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। चलिए, इसमें है फॉर ए सुपर कंडक्टर द नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स इज 10⁻28 मिली क्यूब एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इज TC इक्वल्स टू 3 केल्विन। तो कैलकुलेट द पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ 0 केल्विन एंड 1 केल्विन। 2 पर यहाँ पर आपकी पेनिट्रेशन डेप्थ पूछी गई है 2 टेम्परेचर पर। तो पहले लिखेंगे फॉर द सॉल्यूशन में फॉर T इक्वल्स टू 0 केल्विन। अगर T इक्वल्स टू 0 केल्विन की हम बात करें तो फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू M/1
म्यू नॉट n e⁻² और इसका स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला होता है वेवलेंथ के लिए। चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात की गई है तो m = 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, फिर आपको म्यू की वैल्यू होती है म्यू नॉट जो यहाँ पर दिया हुआ है 4 पाई × 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर। फिर उसके बाद n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिए हुए हैं 10⁻28 पर मिली क्यूब, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6, एक सेकेंड, 1.6, 1 सेकेंड, थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए आ जाते हैं। थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से जो प्रीवियस वर्क हमने किया था क्वेश्चन को लेकर वो ख़त्म हो गया है, तो फिर से शुरू से कर लेते हैं। चलिए मैं पहले पेन ले लेता हूँ। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी जो मोटाई है वो सेलेक्ट कर लेते हैं पेन। चलिए, तो थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है और आपसे पेनिट्रेशन डेप्थ पूछा है। तो जैसा हम यहाँ पर लिख रहे हैं सॉल्यूशन, और आपको 40 केल्विन हम यहाँ पर कर रहे हैं टेम्परेचर पर। और वी नो दैट कि लैम्डा इक्वल्स टू आपका होता है स्क्वायर रूट m/2 म्यू नॉट n e⁻²। मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई थी और आपको पता भी है, वो वीडियो में मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो वो सारी वैल्यूज़ जब हम पुट कर देते हैं तो आपको लैम्डा नॉट ये यहाँ पर मिलेगा। तो लैम्डा नॉट, क्योंकि आपकी 0 टेम्परेचर पर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो है 530 एंगस्ट्रॉम। आई होप जब आप वैल्यूज सारी पुट कर लेंगे तो आपकी लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब लैम्डा नॉट की वैल्यू आपको मिल गई है यहाँ पर, तो हमें अब पेनिट्रेशन डेप्थ निकालना है 1 केल्विन पर। तो पेनिट्रेशन डेप्थ हम 1 केल्विन पे जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो पेनिट्रेशन डेप्थ इन 1 केल्विन अगर हम फाइंड आउट करें तो वहाँ पर लिखेंगे हम लैम्डा टी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, इस तरीके से लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 1 माइनस, ठीक है, T/TC की पावर 4 और उसकी पावर 1/2। इज दैट क्लियर? तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो चूंकि आपको टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, तो टेम्परेचर आपका एक तो है T जो कि है आपका 1 केल्विन और एक है आपका TC जो है 3 केल्विन। तो आप T/TC यहाँ से डायरेक्टली पता कर सकते हैं, 1/3 है। ठीक है, तो 1/3 का अगर आप पावर 4 करते हैं तो पावर 4 करने पर आपको क्या मिलेगा, 1/81। और जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर और लैम्डा नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका, यहाँ पर वैल्यू आई 530 एंगस्ट्रॉम, 1 माइनस 1/81 और इसका स्क्वायर रूट। और जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो फाइनली यू गेट लैम्डा T इक्वल्स टू 533 एंगस्ट्रॉम। इज दैट क्लियर? तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से पेनिट्रेशन डेप्थ यानी कि लैम्डा की वैल्यू। इज दैट क्लियर? तो ये आपका 0 केल्विन पर हो गई पेनिट्रेशन डेप्थ, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला है 0 केल्विन के लिए। अगर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पूछ रहा है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ था वीडियो में, वो आपको देखने को मिलेगा, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। वो वीडियो रुक गई थी बीच में, सिस्टम हमारा रुक गया था। आई थिंक जो हमने पीछे एक्सप्लेन भी किया है आपको, वो भी आपका सेव नहीं हुआ है, यानी कि आपको 3 से 4 न्यूमेरिकल जो हमने पहले कराए हैं इससे, वो भी आपको विदाउट सॉल्व वहाँ पर मिलेंगे। जब मैं PDF आपको भेजूंगा तो आप वीडियो से की हेल्प से उसमें आप नोट डाउन कर लेंगे, अगर आप नोट्स निकालेंगे तो। ठीक है, अदरवाइज मैं सॉल्व करके भी वहाँ पर दे दूंगा दोबारा से। क्लियर है?
तो ये आपके न्यूमेरिकल्स थे तो जो यहाँ से बन सकते थे। अब अपने टॉपिक्स पर आ जाते हैं, क्योंकि हमें वन शॉट वीडियो में कवर करना है सारी चीज़ें। तो वहाँ पर अगर हम देखें कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी इन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल क्या होती है, तो मैं इसको बहुत जल्दी से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल द रजिस्टिविटी एग्जिबिट ए यूनिक टेम्परेचर डिपेंडेंस, मतलब सुपर कंडक्टर मटेरियल में जो रजिस्टिविटी है वो एग्जिबिट करती है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उस पर डिपेंड करती है। एट टेम्परेचर अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर द रजिस्टिविटी बिहेव्स कॉन्वेंशनली, अदरवाइज इंक्रीज विद टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वो कन्वेंशनली बिहेव करती है रजिस्टिविटी उस सुपर कंडक्टर की। However, as the temperature approaches the critical temperature, the resistivity sharply drops to almost zero. जैसे ही आपके सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा, तो उसकी रजिस्टिविटी ड्रॉप हो जाएगी जीरो पर। दिस फिनोमिना इज नोन एज द सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन, और यही फिनोमिना सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन कहलाता है। बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एंटर ए स्टेट ऑफ जीरो रजिस्टिविटी एंड एग्जिबिट परफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो जीरो रजिस्टिविटी पर एग्जिस्ट करता है और एक परफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वहां पर देता है, क्योंकि रजिस्टिविटी की वैल्यू वो जीरो हो जाती है। दिस बिहेवियर इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर पेयर, जैसा कि हमने बताया कॉपर पेयर वहां पर बनते हैं, विच आर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कपल एंड मूव थ्रू द लैटिस विदाउट स्कैटरिंग, और जो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का पेयर थ्रू द लैटिस विदाउट एनी स्कैटरिंग, वहां पर स्कैटरिंग देखने को नहीं मिलेगी। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी इन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल इज ए की कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्स देम फ्रॉम नॉर्मल कंडक्टर वेयर रजिस्टिविटी इंक्रीजेज लीनियरली विद टेम्परेचर। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये नॉर्मल कंडक्टर से डिफर होते हैं। This is the unique property that enable the remarkable technological application in superconductor in various fields. Is that clear? तो temperature dependency of resistivity in superconducting material क्या है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। क्लियर हुआ? चलिए आगे आते हैं। आगे अब टाइप्स ऑफ सुपरकंडक्टर पर आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 7 मार्क्स के लिए। देखते हैं सुपर कंडक्टर कैन क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज। हियर आर सम कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ द सुपर कंडक्टर। सबसे पहले टाइप 1 सुपर कंडक्टर। हम टाइप 1 सुपर कंडक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर, जैसा कि मैंने 2 नंबर की डेफिनेशन में एक डिफरेंस आपको बताया था, तो उसी से रिलेट कर यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। टाइप 1 सुपर कंडक्टर आर characterized by a sharp transition from the normal state to the superconducting state at the critical temperature। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर, जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, तो वो शार्पली वो ट्रांजिस्ट हो जाता है सुपर कंडक्टर से, कंडक्टर मटेरियल से सुपर कंडक्टर में। दे हैव ए सिंगल क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, इसी वजह से उसका एक सिंगल क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड रहता है। बिलो विच द एक्सपेल ऑल मैग्नेटिक फील्ड्स। Type 1 superconductor are typically elemental metal such as lead and mercury। ये कुछ एग्जाम्पल टाइप 1 सुपरकंडक्टर के यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, तो टाइप 1 सुपरकंडक्टर आपको क्लियर हो गया होगा। जो डिफरेंस हमने देखा था उसी से रिलेट कर टाइप 1 सुपरकंडक्टर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड जो है, इसको अगर मैं डायग्राम की हेल्प से आपको दिखाऊं तो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर टाइप 1 सुपरकंडक्टर लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जो ये स्टेट है यहाँ पर, ये टाइप 1 सुपर कंडक्टर को डिफाइन करती है। इससे बाहर जो है ये कंडक्टर है, मीन्स दैट एक पर्टिकुलर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पर जाकर इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डायरेक्टली रजिस्टिविटी कहाँ पहुँच जाती है, जीरो पर। ठीक है, तो वो आपका टाइप 1 सुपर कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर पर। टाइप 2 सुपर कंडक्टर क्या कहता है? टाइप 2 सुपर कंडक्टर कह रहा है Type 2 superconductor exhibit a more complex behavior compared to the Type 1 superconductor। क्यों? They have 2 critical magnetic fields। क्योंकि टाइप 2 सुपरकंडक्टर में 2 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो आप इसको कंफ्यूज ना हो, ध्यान रखने के लिए, क्योंकि टाइप 2 सुपरकंडक्टर पढ़ रहे हैं तो टाइप 2 में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे। ठीक है,
क्लियर हुआ? तो 2 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पर रहेंगे, जिसमें से एक अपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको Hc2 कहते हैं, और एक लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको Hc1 कहते हैं। इसी वजह से बिलो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, जो लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, दे बिहेव्स लाइक टाइप 1 सुपर कंडक्टर, यानी कि Hc1 से बिलो अगर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड द टाइप 1 सुपर कंडक्टर एग्जिबिटिंग द मीजनर इफेक्ट, और वो मीजनर इफेक्ट को एग्जिट करेगा। Otherwise, however, between the Hc1 and Hc2, they allow magnetic fields to penetrate in the form of vortices. Type 2 superconductor are often compound materials and are widely used in practical applications. ठीक है, कंपाउंड मटेरियल्स होते हैं जिससे कि इनकी एप्लीकेशन प्रैक्टिकली बढ़ जाती है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द नोबियम, टाइटेनियम एंड नोबियम टिन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके टाइप 2 सुपर कंडक्टर की। तो आई होप आपको टाइप 2 सुपर कंडक्टर भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे अगर हम चलें और इसको डायग्राम की हेल्प से समझें तो डायग्राम में क्या है, यहाँ पर सुपर कंडक्टिंग स्टेट लिखा हुआ है, यहाँ पर मिक्स्ड स्टेट लिखा हुआ है, और यहाँ पर नॉर्मल स्टेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस एरिया में, इस रीजन में इट वर्क एज ए सुपर कंडक्टिंग स्टेट, और जहाँ पर आपका लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है और आपका हायर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में इट वर्क एज ए मिक्स्ड स्टेट, मीन्स दैट इट वर्क एज ए सुपर कंडक्टर और एज ए नॉर्मल स्टेट। वहाँ पर मिक्स स्टेट आपको मिलने वाली है। ठीक, और Hc2 से आगे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये नॉर्मल स्टेट यानी कि नॉर्मल कंडक्टर की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। तो आई होप टाइप 2 सुपर कंडक्टर भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब टाइप जो नेक्स्ट है वो है आपका लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। अब लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्या हैं उसको देख लेते हैं, जिनको LTS भी बोल देते हैं। तो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स रेफर टू द मटेरियल दैट एग्जिबिट कंडक्टिविटी एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे सुपर कंडक्टर्स होते हैं जो सुपर कंडक्टिविटी को एग्जिबिट करते हैं एक लो टेम्परेचर पर, टिपिकली बिलो 30 केल्विन्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली -243 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल क्या हो गए LTC के, इंक्लूडिंग टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स लाइक लेड एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स लाइक द नोबियम, टाइटेनियम। तो यहाँ से आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर टाइप 1 सुपर कंडक्टर भी हो सकता है, टाइप 2 सुपर कंडक्टर भी हो सकता है। टाइप 1 सुपर कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया लो टेम्परेचर में लीड PB, और टाइप सेकंड में नोबियम, टाइटेनियम इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की बात करें जिसको HTC भी बोला जाता है, तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स आर मटेरियल्स दैट एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी एट हायर टेम्परेचर जनरली अबव द 30 केल्विन्स। यानी कि वैसे अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में देखें तो मैंने 10 केल्विन बताया है, तो यानी कि 10 केल्विन से ऊपर का अगर टेम्परेचर है और वो वर्क कर रहा है सुपर कंडक्टर के लिए की तरह, तो दैट्स कॉल्ड द हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। High temperature superconductor materials are typically ceramic compounds, layered structure or complex mixtures. They often the advantage of higher critical temperature, enabling superconductivity at or above the boiling point of the liquid. कहने का मतलब ये, यहाँ पर इसकी एक एडवांटेज ये हो जाती है कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर जो प्रोवाइड कराता है वो सुपर कंडक्टर बना सकता है अबव द बॉइलिंग पॉइंट भी ऑल्सो, जैसे नाइट्रोजन 77 केल्विन यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल ऑफ HTC मटेरियल्स इंक्लूड इट्रियम, विरियम, कॉपर ऑक्साइड एंड विस्मथ, स्ट्रोमियम, कैल्मियम, कॉपर ऑक्साइड। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर के हो जाते हैं। तो अगर आपसे वो सुपर कंडक्टर को डिफाइन कराता है, टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर पूछता है, तो आप अब इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनके एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ। आगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो जैसे टाइप 1 सुपर कंडक्टर है तो उसकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, टाइप 1 सुपर कंडक्टर फाइंड एप्लीकेशन इन एरिया सच एज लो टेम्परेचर, फिजिक्स रिसर्च, मैग्नेटिक शेल्डिंग एंड सम niches application like high field magnets for particle accelerators। टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स में को आप फिजिक्स की रिसर्च में, मैग्नेटिक शील्ड्स में इस तरीके से आप
अलग अलग फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। वहीं पर टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर की अगर हम बात करें तो टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन पार्टिकल एप्लीकेशंस ड्यू टू देयर एबिलिटी टू विदस्टैंड हायर मैग्नेटिक फील्ड। हायर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर हाई मिलती है, Hc1 से Hc2 आपने वहाँ पर पढ़ा है। सम एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI जो मशीन्स होती हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलेरेटर्स में हम इनका यूज़ करते हैं एंड पावर ट्रांसमिशन केबल्स में हम टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर की एप्लीकेशंस आपको क्लियर हुई होंगी। अब आते हैं लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर की एप्लीकेशंस पर। तो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस सच एज सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स फॉर रिसर्च पर्पज, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स एंड अर्लियर MRI मशीन्स। उसके बाद they are also used in some niche applications that require extremely low temperature such as quantum computing and low temperature physics experiment also। तो जैसा आपने देखा था कि लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर टाइप 1 सुपर कंडक्टर भी हो सकता है, टाइप 2 सुपर कंडक्टर भी हो सकता है। तो इस वजह से इसकी एप्लीकेशंस बिलोंग करेंगी फ्रॉम द टाइप 1 सुपर कंडक्टर एज वेल एज टाइप 2 सुपर कंडक्टर। इज दैट क्लियर? वहीं पर अगर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की अगर हम बात करें तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर मटेरियल्स हैव न्यूमरस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग पावर ट्रांसमिशन केबल्स, फॉल्ट करंट लिमिटर्स, लिविटिंग सिस्टम, हाई फील्ड मैग्नेट्स, MIR मशीन्स, full stop। They higher critical temperature makes them more practical for the wider range of application। यानी कि इसका हाई टेम्परेचर होता है जिस पर भी सुपर कंडक्टिविटी मिल सकती है, तो इस वजह से भी इसकी एक रेंज बढ़ जाती है एप्लीकेशंस की कंपेयर टू लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। इज दैट क्लियर? तो ये एप्लीकेशंस के दो या तीन एप्लीकेशन आपको माइंड में सेट रख लेनी है, अदरवाइज आपको कोई और ऐसी जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको एप्लीकेशंस में ब्रॉडली बताना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो चारों टाइप्स के जो सुपर कंडक्टर हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं वो मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दी। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है मीजनर इफेक्ट क्या होता है सुपर कंडक्टर में। तो जैसा कि 2 मार्क्स में मैंने आपको बताया था कि ये एक सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी जिसमें कि इसके अंदर जो डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हो जाती है वो आपके बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर देती है। चलिए देखते हैं। द मीजनर इफेक्ट इज द रिजेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सुपर कंडक्टर ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन टू द सुपर कंडक्टिंग स्टेट व्हेन इट इज कूल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। जब हम किसी मटेरियल को क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पर ठंडा करते हैं तो उसके बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो वो क्या हो जाएंगी, उसके सरफेस से रिपल हो जाएंगी। दिस रिजेक्शन विल बी रिपल इन नियर बाई मैग्नेट। वेदर मीजनर इफेक्ट Walther, Misner and Robert Ochsfield discovered this phenomena in 1933 by measuring the magnetic field distribution outside superconducting tin and lead samples। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट मेजर किया था 1933 में, जिसमें उन्होंने टिन और लेड सैंपल लेकर उस पर ये एक्सपेरिमेंट मेजर किया था, जहाँ पर जब उन्होंने उसको एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर जाकर ठंडा किया और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस वहाँ से पास की तो वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस उससे रिपल हो जाती हैं। द सैंपल्स इन द प्रेजेंस ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वर कूल्ड बिलो देयर सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर वेयर अपॉन द सैंपल्स कैंसल्ड नियरली ऑल इंटीरियर मैग्नेटिक फील्ड। देन दे डिटेक्टेड दिस इफेक्ट ओनली indirectly because the magnetic flux is conserved by the superconductor। Is that clear? तो ये मीजनर इफेक्ट हो जाता है। और अब इसको हम समझ लेते हैं डायग्राम की मदद से कि डायग्राम में कैसे हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लूँ क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है, चलिए ब्लैक ले लिया हमने। तो मीजनर इफेक्ट ऑस्टेड ने और मीजनर ने 1933 में इसको ऑब्जर्व किया था। जैसा कि मैंने बताया, व्हेन ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एट टेम्परेचर जो T है उसका बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर रहता है, इज प्लेस्ड इन द
exist magnetic field, lines of the magnetic field induction pass through its body। जब उसका टेम्परेचर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइंस पास हो जाएंगी, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं पहली कंडीशन। ठीक है, फिर जैसे ही उसको आप ठंडा करते हैं, बट व्हेन इट इज़ कूल्ड बिलो द critical field critical temperature, that's the T is less than to Tc, these lines of induction are pushed out of the superconducting body। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वो क्या निकल जाती हैं, इससे बाहर निकल जाती है रिपल होकर। ठीक है, तो सो इनसाइड द सुपरकंडक्टिंग बॉडी जो B है वो वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर डायमैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है। दिस इज नोन एज द Meissner effect, which is the characteristic property of the superconductor। तो ये Meissner effect है और ये एक characteristic property है superconductor की। Is that clear? तो I hope Meissner effect क्या होता है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया भी था कि क्रिटिकल टेम्परेचर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एट विच द रजिस्टिविटी ऑफ द नॉर्मल मटेरियल गोज टू जीरो और ड्रॉप डाउन टू जीरो एंड द मटेरियल कन्वर्ट इनटू द सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर TC। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे जिंक का क्रिटिकल टेम्परेचर ये होता है, एल्यूमिनियम के लिए 1.2 केल्विन होता है, मरकरी के लिए 4.2 केल्विन होता है। तो वहीं पर एक कंडीशन ये होती है कि अगर सुपर कंडक्टर आपने बना लिया और फिर आप उसको हीटअप करें, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, तो आप नॉर्मल मटेरियल में पहुंच जाएंगे। और नॉर्मल मटेरियल को आप कूल डाउन करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो, तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये नॉर्मल स्टेट है, जैसे जैसे हमने उसका टेम्परेचर घटा रहे हैं और वो कूल डाउन होकर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर उसकी जो रजिस्टिविटी है वो क्या हो गई है, 0 हो गई। यहाँ पर ये रजिस्टिविटी दिख रही होगी आपको, इसकी 0 हो जाती है तो इट बिकम्स ए सुपर कंडक्टर। तो आई होप क्रिटिकल टेम्परेचर आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल करंट। क्रिटिकल करंट क्या होता है, द मैक्सिमम अप्लाइड करंट एट विच द सुपर कंडक्टर डू नॉट डिस्ट्रॉइंग इट्स सुपर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड द क्रिटिकल करंट। मतलब वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो हो रहा है सुपर कंडक्टर में, जिसकी वजह से उस सुपर कंडक्टर की सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय ना हो, वो क्रिटिकल करंट कहलाता है। इससे पहले हमने एक परसिस्टेंट करंट पढ़ा था। ठीक है, तो क्रिटिकल करंट क्या होता है वो यहाँ पर आपको पता चला कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट सुपर कंडक्टर में जो फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से आपके सुपर कंडक्टर की सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय ना हो, वो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। तो ये आपका पहला चैप्टर जो था उसका पूरा सिलेबस हमने कवर अप करने की कोशिश की है और ये कवर अप हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसको देखेंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स क्या क्या हैं उसको हम कवर अप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसको देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। और नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टर्म है, नैनो टेक्नोलॉजी इज द टर्म गिव्स टू दोज एरिया ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग वेयर phenomena that take place at dimensions in the nanometer scale are utilized in the design, characterization, production and application of materials, structures, devices and the systems। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टर्म है साइंस की एरिया में, इंजीनियरिंग की एरिया में, जो एक फिनोमिना है जहाँ पर हम कुछ डिज़ाइन करते हैं और उसमें जो डायमेंशंस होती हैं वो नैनो स्केल में होती हैं। चाहे डिज़ाइन कर रहे हों, करेक्टराइज कर रहे हों, प्रोडक्शन कर रहे हों, या कोई एप्लीकेशन मटेरियल की स्ट्रक्चर या फिर इस तरीके का कोई भी सिस्टम अगर हम बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नैनो स्केल्स का यूज़ करना है, वो आपकी नैनो टेक्नोलॉजी कहलाएगी। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन आजकल यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सब नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही अब बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम अगली स्लाइड पर चलें तो आगे की स्लाइड पर नैनो मटेरियल्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। नैनो मटेरियल्स आर यूजुअली कंसिडर्ड टू बी मटेरियल्स with at least one external dimension
that measures 100 nanometers or less or with internal structures making 100 nanometers or less। ठीक है, नैनो मटेरियल्स मेनली वो मटेरियल्स आप कहेंगे जिनको आप उनकी एक्सटर्नल डायमेंशंस जो है उसको नैनोमीटर के स्केल पर बनाएं। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ द पार्टिकल्स, ट्यूब, रॉड्स और फाइबर्स, वो किसी भी फॉर्म में आप डिजाइन कर सकते हैं। It is important to note that the property of the nanomaterials can vary depending on their composition, size, shape, surface, chemistry and the fabrication method employed। यानी कि जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर ये है कि इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं नैनो मटेरियल्स की वो डिपेंड करेंगी उनके कंपोजिशन पर, साइज पर, शेप पर, सरफेस केमिस्ट्री पर या फैब्रिकेशन मेथड पर। ठीक है, researchers continue to explore these properties to develop innovative applications in the field such as medicine, electronics, in energy and environmental science। यानी कि रिसर्चर्स अभी भी कंटिन्यूसली इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या इनोवेशंस हो सकते हैं जिससे कि इनोवेटिव एप्लीकेशंस हम यहाँ पर बना सकें मेडिसिन फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में या एनवायरमेंटल साइंस के फील्ड में। तो नैनो मटेरियल आपको क्लियर हो गया होगा क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती हैं, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही हैं, वो आपको यहाँ से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ पर बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं? नैनो मटेरियल्स एग्जिबिट यूनिक प्रॉपर्टी एट नैनो स्केल्स विच मेक दैम हाईली अट्रैक्टिव फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। हियर आर सम की प्रॉपर्टीज ऑफ द नैनो मटेरियल्स। यानी कि नैनो मटेरियल्स में जो डिफरेंट यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके नैनो स्केल पर ही डिपेंड करती हैं, कैसे हमने उसको फैब्रिकेट किया है, कौन सा मेथड यूज़ किया है, किस स्केल पर फैब्रिकेट किया है। तो वही प्रॉपर्टी जानते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है साइज डिपेंडेंस प्रॉपर्टीज। तो साइज डिपेंडेंस प्रॉपर्टी में देखते हैं नैनो मटेरियल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशंस एट द नैनो स्केल जो कि लेस देन या 100 नैनोमीटर्स के आसपास है, विच गिव्स राइज टू द साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। दीज प्रॉपर्टीज कैन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम देयर बल्क काउंटर पार्ट्स ड्यू टू द इंक्रीज्ड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। तो ये साइज डिपेंडेंस प्रॉपर्टी हो जाती है नैनो मटेरियल की। उसके बाद एनहेंस्ड सरफेस एरिया प्रॉपर्टी क्या कहती है? नैनो मटेरियल्स possess a large surface area per unit mass or volume. This high surface area allow for increased interaction with the superconducting environment, making nanomaterials useful for applications such as catalysis, sensing and energy storage. तो enhanced surface area property में ये आपने समझा। मेनली अगर मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को आपको कंक्लूड करके बताऊं तो यहाँ से यही कंक्लूजन निकलता है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं नैनो मटेरियल की वो डिफरेंट फैक्टर्स से कैसे कैसे चेंज होती हैं। उनकी जो वर्किंग प्रॉपर्टी है वो वर्किंग जो उनका जो नैनो मटेरियल है उसका वर्क कैसे चेंज हो जाता है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। आगे अगर हम चलें तो आगे जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? इम्प्रूव्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या है? नैनो मटेरियल्स कैन एग्जिबिट एनहेंस्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ, हार्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि नैनो मटेरियल आपने नैनो स्केल पर डिज़ाइन किया है तो उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो भी मेंटेन रहेगी। दीज इम्प्रूवमेंट स्टीम फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज एंड डिफेक्ट्स दैट कैन हिंडर डिसलोकेशन मूवमेंट रिजल्टिंग इन एनहेंस्ड मैकेनिकल परफॉर्मेंस। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप नैनो स्केल पर डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, वो मेंटेन रहती है। ठीक है, तो ये इंप्रूव्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। क्लियर? अब आते हैं यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल मीन्स कुछ कलर से रिलेटेड है। नैनो मटेरियल ऑफ्टन डिस्प्ले यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट, प्लाज्मोनिक इफेक्ट और enhanced light emitter interaction. These properties can include size dependent color, fluorescence and
expansional light absorption or scattering capability, making them valuable in areas like optics, photonics and imaging technologies। कहने का मतलब ये है कि नैनो मटेरियल्स की जो यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है उसमें आपका जो लाइट एनहेंस्ड मैटर है इंट्रैक्शन का वो, फिर साइज डिपेंडेंस, कलर, फ्लोरेंस और एक्सपोनेंशियल लाइट एब्जॉर्प्शन या स्कैटरिंग कैपेबिलिटी जो है उसको ध्यान में रखते हुए हम इनको बनाते हैं या फिर इनका यूज करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशंस में। आगे आते हैं इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी में क्या है? सम नैनो मटेरियल्स सच एज कार्बन नैनो ट्यूब एंड ग्रेफाइन एग्जिबिट एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। यानी कि कुछ ऐसे नैनो मटेरियल्स भी हैं जैसे कार्बन नैनो ट्यूब हो गई, ग्रेफाइन हो गया, ये एग्जिस्ट करके चलते हैं इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी को बहुत ही एक्सीलेंट फॉर्म में। दीज मटेरियल्स हैव exponentially electron mobility which makes them suitable for applications in electronics and energy conversion and thermal management। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी भी उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी सिक्योर रहती है, ध्यान में रख के आप नैनो स्केल पर डिज़ाइन करते हैं मटेरियल। केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? नैनो मटेरियल्स कैन एग्जिबिट एनहेंस्ड केमिकल रिएक्टिविटी कंपेयर टू देयर बल्क काउंटर पार्ट्स। द हाई सरफेस एरिया एंड यूनिक सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ द नैनो मटेरियल्स अलाउ फॉर इंक्रीज इंट्रैक्शन विद रिएक्टेंट्स लीडिंग टू इम्प्रूव्ड कैटालिस्ट एक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन केमिकल रिएक्शंस। मीन्स दैट कि वो केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है नैनो मटेरियल्स की वो भी एग्जिबिट करती है एनहेंस्ड फॉर्म में नैनो मटेरियल्स में। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे दो प्रॉपर्टीज़ और हैं, उनको और देख लेते हैं, फिर एक कंक्लूजन में आपको सारी प्रॉपर्टीज़ का दे दूंगा। अगर आपसे डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कराने के लिए पूछता है तो आपको इतना एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज आप पॉइंट्स में ही लिख देंगे, वो ही इनफ होगा आपको प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए। किसकी? नैनो मटेरियल्स की। अब आगे आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कहती है? सर्टेन नैनो मटेरियल्स सच एज मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स एग्जिबिट यूनिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। These materials can be utilized in various applications including data storage, magnetic resonance imaging यानी कि MRI and targeted drugs delivery। यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए जो नैनो स्केल पर आपका मटेरियल डिज़ाइन किया गया है तो वो नैनो पार्टिकल या नैनो मटेरियल वो आपका मेडिसिन वाले पार्ट में या फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में, डेटा स्टोरेज में उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। सेल्फ असेंबल एंड द नैनो स्केल स्ट्रक्चर, ये क्या है? नैनो मटेरियल्स कैन एग्जिबिट सेल्फ असेंबलिंग प्रॉपर्टी। मीन्स दैट जब हम असेंबल कर रहे हैं या सिंथेसाइज करते हैं नैनो मटेरियल को तो कहीं पर भी यहाँ पर स्पेस नहीं रहता, इस तरीके से वो ऑटोमेटिक अपने आप को उस स्पेस को क्या कर लेंगे? कवर अप कर लेंगे। तो ये सेल्फ असेंबलिंग प्रॉपर्टी में आ जाता है। अलाउइंग दैम टू ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्डर स्ट्रक्चर्स एट द नैनो स्केल, जो इनको अलाउ करते हैं स्ट्रक्चर को नैनो स्केल पर ऑर्गेनाइज करने में। दिस प्रॉपर्टी इज एसेंशियली फॉर क्रिएटिंग नैनो स्केल डिवाइसेस, सेंसर्स एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इनकी हेल्प करते हैं यानी कि नैनो स्केल डिज़ाइन बनाने में, सेंसर्स बनाने में या नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स को फॉर्म करने में या वहाँ पर कोई भी डिज़ाइन बनाने में। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ असेंबलिंग एंड नैनो स्केल स्ट्रक्चर, जो प्रॉपर्टी है नैनो मटेरियल्स की। तो अगर मैं एक ही लाइन में या फिर एक पैराग्राफ में इसको क्लियर करना चाहूँ तो नैनो मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके साइज पर डिपेंड करती हैं, कैसे आपने फैब्रिकेट किया है उस पर डिपेंड करेंगी, साथ ही साथ अलग अलग मेथड से डिज़ाइन करना, अलग अलग मटेरियल से बनाया गया नैनो पार्टिकल, उनकी आपकी जो एप्लीकेशन है या जो उनकी वर्किंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती चली जाती हैं। यही प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ पर देखी, 7 से 8 जो प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं नैनो मटेरियल की। चलिए अब आते हैं जो
नैनो पार्टिकल्स हैं, जब आप नैनो मटेरियल बनाते हैं तो उससे 3 तरीके के पार्टिकल बनते हैं। यानी कि सबसे पहले आपके पास एक बल्क मटेरियल होता है, यानी कि जो एक रॉ मटेरियल है, उससे आपको किस टाइप का नैनो पार्टिकल बनाना है वो डिपेंड करता है कि उसकी स्केल को, कौन सी स्केल को, कितनी स्केल को आपने नैनो स्केल पर डिज़ाइन किया है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे पहले है क्वांटम वेल। क्वांटम वेल में क्या होता है कि जब आप बल्क मटेरियल के केवल और केवल 1 डायमेंशन को नैनो रेंज पर ले जाते हैं, ओनली 1 डायमेंशन इज इन द नैनो रेंज, देन जो स्ट्रक्चर वहां पर मिलेगा दैट्स कॉल्ड द क्वांटम वेल। बस ये है आपका क्वांटम वेल। तो यहां से 2 नंबर में पूछ सकता है कि क्वांटम वेल क्या है। तो क्वांटम वेल वो आपका स्ट्रक्चर है नैनो पार्टिकल का जिसमें आपने बल्क मटेरियल को 1 डायमेंशन या बल्क मटेरियल की 1 डायमेंशनल को केवल नैनो रेंज पर डिजाइन किया है, तो वो आपका क्वांटम वेल हो जाएगा। अगर आगे डिफाइन कराए क्वांटम वायर्स क्या होता है, तो क्वांटम वायर वो डिजाइन है आपका नैनो पार्टिकल का जिसमें 2 डायमेंशंस आर इन द नैनो रेंज, यानी कि आपने बल्क मटेरियल की 2 डायमेंशंस को नैनो रेंज पर डिजाइन किया है, तो देन वी गेट द क्वांटम वायर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे है आपका क्वांटम डॉट। क्वांटम डॉट ऐसा नैनो पार्टिकल है जिसको आपने बल्क मटेरियल से बनाया है और बल्क मटेरियल की ऑल डायमेंशंस यानी कि ऑल 3 डायमेंशंस आर डिजाइन एट द नैनो रेंज स्केल, यानी कि आपने एक जो बल्क मटेरियल था उसकी तीनों डायमेंशंस को नैनो रेंज पर डिजाइन किया है, तो वो जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा दैट्स कॉल्ड द क्वांटम डॉट। इज दैट क्लियर? तो क्वांटम वेल, क्वांटम वायर और क्वांटम डॉट क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक लाइन की डेफिनेशन है, तो घबराने की जरूरत कुछ नहीं है कि ये चीज़ क्या है, कैसे याद होगी, सिंपल आपको यही एक्सप्लेन करना है। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको हिस्ट्री की इसके बता देता हूँ। जैसे इसको इन 1974 में तानीगुची ने गोल्ड पर एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ें यहाँ पर पता की थी। उन्होंने क्या किया कि गोल्ड को माइक्रोस्कोपिक स्केल पर डिज़ाइन किया, तो वहाँ पर उन्होंने देखा, जब माइक्रो स्केल पर उन्होंने इसको लेकर गए गोल्ड की एक किसी भी मटेरियल को या किसी भी एक रॉ मटेरियल जो गोल्ड का एक मतलब बल्क मटेरियल हम बोल सकते हैं, ये कह सकते हो आप, गोल्ड के एक बल्क मटेरियल को जब उन्होंने नैनो स्केल पर डिज़ाइन किया तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उसमें या उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं हुआ। जैसे ही वो उसको बिलो द माइक्रोस्कोपिक स्केल लेकर गए, देन मीन्स दैट कि नैनो स्केल पर उन्होंने डिज़ाइन किया 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁹ मीटर की रेंज में, तो उन्होंने क्या देखा कि जो कि गोल्ड का पहले कलर गोल्ड था वो चेंज हो गया रेड में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपने मटेरियल को नैनो स्केल पर डिज़ाइन करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। जैसे कि आपने अभी ऊपर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ठीक है, आपको पढ़ने में भी थोड़ा सा टिपिकल सी लग रही होंगी, लेकिन उनका कंक्लूजन यही है, जब आप किसी भी मटेरियल को डिफरेंट नैनो स्केल पर डिज़ाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी। तो यही एक्सपेरिमेंट था कि नैनो मटेरियल का यहाँ से क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ। यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ें दिखा दी कि 1 डायमेंशन अगर नैनो स्केल पर है तो क्वांटम वेल, 2 डायमेंशन नैनो क्वांटम वायर और 3 डायमेंशंस आपकी नैनो स्केल पर डिज़ाइन है तो दैट्स कॉल्ड द क्वांटम डॉट। इज दैट क्लियर? तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। जो तीनों टाइप के आपके नैनो पार्टिकल्स हैं, क्वांटम वेल, क्वांटम वायर, क्वांटम डॉट्स। ठीक है, चलिए अब लास्ट जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं, फैब्रिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। तो फैब्रिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स में जब हम फैब्रिकेट करते हैं नैनो मटेरियल को या उनका सिंथेसाइसिस करते हैं नैनो मटेरियल का, तो 2 मेथड होते हैं, एक है टॉप डाउन अप्रोच, एक है डाउन टॉप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच वो होती है जब एक बल्क मटेरियल को लेते हैं, हम कलर चेंज कर लेता हूँ एक सेकेंड, देखिए जब हम एक बल्क मटेरियल को लेते हैं और उस बल्क मटेरियल को तोड़ के छोटा कर करके जैसे माइक्रो पार्टिकल्स बना लिए और फिर एक नैनो पार्टिकल्स में हम लेकर पहुंच जाते हैं, यानी कि अपने उस बल्क मटेरियल को हमने नैनो स्केल पर डिज़ाइन कर दिया, एक बड़े मटेरियल को छोटा बना दिया, तो दैट्स कॉल्ड द टॉप डाउन अप्रोच। वहीं पर बॉटम टू अप अप्रोच ये होती है कि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर
क्लस्टर हमने बनाया और उस क्लस्टर की फॉर्म से फिर नैनो पार्टिकल बना है, तो वो आपका बॉटम टू अप अप्रोच कहलाती है फॉर फैब्रिकेशन ऑफ द नैनो मटेरियल्स। इज दैट क्लियर? तो टॉप डाउन अप्रोच क्या है, बॉटम डाउन अप्रोच क्या है, ये आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ इधर डायग्राम में आप देख भी रहे होंगे किस तरीके से आपको डिफाइन करना है। पहले यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ चले गए। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? नेक्स्ट स्लाइड कह रही है हमारी उससे कि पहले की कलर चेंज कर लो अपना पेन का। ठीक है, तभी मैं बताऊंगी आगे क्या कहना चाह रही हूँ। टॉप डाउन अप्रोच में जैसे हेंस वी कैन से दैट इन टॉप डाउन अप्रोच फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स, ब्रेकिंग डाउन एनी बल्क मटेरियल इनटू ए नैनो मटेरियल, सिंथेसिस ऑन नैनो स्केल। तो वो टॉप डाउन अप्रोच आपकी हो जाती है। इस टॉप डाउन अप्रोच में डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं। वो टेक्निक्स यहाँ पर लिखी हुई हैं: लिथोग्राफी, ईचिंग, माइलिंग, इलेक्ट्रोस्पिनिंग, नैनो इम्प्रिंट लिथोग्राफी, एटॉमिक लेयर डिपोजिशन या टेम्पलेटिंग। ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो टॉप डाउन अप्रोच में यूज की जाती हैं नैनो पार्टिकल्स को बनाने में। ठीक है, डायग्राम वही है जो मैंने पीछे आपको दिखाया था। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख रहे होंगे कुछ ड्रॉबैक्स लिखी हुई हैं टॉप डाउन अप्रोच की। ड्रॉबैक क्या है कि इम्परफेक्शन सरफेस ऑफ नैनो पार्टिकल, यानी कि एक बड़े बल्क मटेरियल से हम छोटा मटेरियल बना रहे हैं तो वहाँ पर चांसेस हैं कि आपका जो सरफेस है जो आपने डिज़ाइन किया है कहीं ना कहीं उसमें डिफेक्ट हो या इम्परफेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, जैसा आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं। तो अगर कोई बहुत ही अच्छा कारीगर है तो वो बेहतर तरीके से बना सकता है, लेकिन अगर आपने इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो तब वहाँ पर इम्परफेक्शन मिल सकता है सरफेस में। इज दैट क्लियर? और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वेस्ट प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा। आपने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया फॉर एग्जांपल और उसकी आपने एक छोटी सी मूर्ति बनाई, तो यानी कि वहाँ पर उसका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं टॉप डाउन अप्रोच की। क्लियर? चलिए अब टॉप डाउन अप्रोच का ही एक मेथड है जो आपके सिलेबस में है, कार्बन वेपर डिकम्पोजिशन, यानी कि कार्बन वेपर डिपोजिशन एक मेथड है, CVD जिसको बोलते हैं, जो एक टॉप डाउन अप्रोच का एक मेथड है। तो इसको हम समझते हैं। ये मैंने अपने जो वीडियोस पहले कराई थी उसमें कवर नहीं किया था, तो आज मैराथन में इसमें हम कवर अप कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप, कार्बन वेपर डिपोजिशन यानी कि CVD इज ए टेक्निक यूज्ड to deposit thin film or coating of the carbon based material such as diamond, graphene or carbon nanotube onto various substrate। कहने का मतलब क्या है कि इस मेथड की हेल्प से आप सबस्ट्रेट के ऊपर क्या एक कोटिंग बनाते हैं। बस ये है कार्बन वेपर डिपोजिशन। आप नाम से ही समझ रहे होंगे, वेपर कार्बन डिपोजिशन मतलब वेपर की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में आप इसको डिफाइन करेंगे, मतलब कन्वर्ट करेंगे और फिर एक सबस्ट्रेट के ऊपर एक लेयर बना देंगे। क्लियर? इट इज वाइडली एम्प्लॉयड इन द फील्ड ऑफ नैनो मटेरियल सिंथेसिस एंड हैज एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, एनर्जी स्टोरेज एंड मोर। यानी कि ये जो है ये वाइडली यूज होता है इन द फील्ड ऑफ नैनो मटेरियल सिंथेसिस में, या फिर उसकी एप्लीकेशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, एनर्जी स्टोरेज और अदर ऑन। क्लियर हुआ? तो यानी कि दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कार्बन कंटेनिंग प्रीसोर्स गैस, टिपिकली ए हाइड्रोकार्बन सच एज मीथेन, विच इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए रिएक्शन चैम्बर along with a suitable substrate. The substrate can be made of various materials including silicon, glass और metal। कहने का मतलब क्या है कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहती है कार्बन कंटेनिंग प्रीकर्सन गैस, ठीक है, जो टिपिकली हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन हो गया, जो इंट्रोड्यूस की जाती है रिएक्शन चैम्बर में अलोंग विद ए सुटेबल सब्सटेंस, जिसके ऊपर हमें क्या करना है, कोटिंग करनी है। और वो सबस्ट्रेट जो होता है, वो सबस्ट्रेट मटेरियल जो होता है जैसे सिलिकॉन हो गया, ग्लास हो गया या मेटल, ये हो सकता है। अब ये प्रीसर्सन गैसेस क्या हैं? प्रीसर्सन गैसेस वो हैं, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक
ये केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। जब सरफेस पर टकराएंगे तो वहां पर केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ऑल राइट। चलिए अब इसको डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कि कार्बन वेपर डिपोजिशन जो टेक्निक है वो क्या है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, सीबीडी मेथड का एक सेटअप आप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस सीबीडी मेथड के सेटअप में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप CH4 गैस देख रहे होंगे, मीथेन। यहाँ पर H2 हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ये कुछ इस तरीके से आपका सेटअप बना हुआ है। यहाँ पर एक चैम्बर आपको ये दिख रहा होगा जिसमें टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड आपको देखने को मिल रही होगी। एक मिनट कलर चेंज कर लूँ वरना अदरवाइज आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर ये चैम्बर है, इसमें टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड का गैस हमने यहाँ पर लिया हुआ है और हीटर फिलामेंट यहाँ पर लगा हुआ है जिससे कि इसको हीट किया जाए और इसको वेपर कर दिया जाए, वेपर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। फिर यहाँ से जो ये मीथेन गैस है और हाइड्रोजन गैस है ये यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से इसमें एंटर कर रही हैं और फिर ये वेपर्ड होकर आगे निकल रही हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि मीथेन और हाइड्रोजन गैसेस जो हैं वो वर्क एज द कैरियर गैसेस ओनली, मीन्स दैट कि ये गैसेस केवल और केवल काम करेंगी कि आपका जो भी यहाँ से वेपर बनेगा उसको लेकर जाएंगी बस, और आगे जो हमारा चैम्बर लगा हुआ है ये वाला चैम्बर यहां तक पहुंचाने का काम करेंगी। ठीक है, इज दैट क्लियर। और वहीं पर जो टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड वर्क करेगी ये गैस एज ए रिएक्टिव गैस। फिर ये वाली गैस जब सबस्ट्रेट के सरफेस पर गिरेगी तो वो रिएक्ट करेगी सरफेस के साथ, सबस्ट्रेट के सरफेस के साथ, और वहां पर एक कोटिंग बन जाएगी। इज दैट क्लियर। तो जैसे ही ये गैस यहाँ पर वेपराइज्ड हुई, ये आगे जा रही है वेपराइज्ड फॉर्म में और ये एंटर करती है इस चैम्बर में जहाँ पर भी यहाँ पर हीटअप किया जा रहा है आपके सबस्ट्रेट को। ये सबस्ट्रेट रखा हुआ है यहाँ पर, ये इस सबस्ट्रेट के ऊपर ये वेपराइज्ड होती है। जैसे ही वेपराइज्ड होगी तो ये टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड जो है ये रिएक्ट करेगी उस सरफेस के साथ और एक कोटिंग वहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके बाद जो आपकी एक्स्ट्रा गैसेस होंगी यहाँ से वो क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी, यानी कि टॉक्सिक गैसेस पास आउट। इट्स कॉल्ड द एक्सवेंट चैम्बर। इज दैट क्लियर। ये आपका मेथड हो जाता है सीबीडी मेथड। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चैम्बर पर हमने हीटर्स क्यों लगाए गए हैं या क्यों लगाए हैं। तो बेटा ये हीटर्स इसलिए लगाए हैं जब आप किसी सरफेस के ऊपर कोटिंग कर रहे हैं तो उस सबस्ट्रेट के ऊपर जो कोटिंग हुई है ऐसा ना हो कि जहाँ पर हमने उसे एप्लीकेशन में यूज़ किया है वहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो वो वेपर होके भाग गया आपका कोटिंग। तो इसलिए हम पहले ही उसको इतना स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि आपका जो कोटिंग बनी है, जो कोटिंग लेयर आपकी प्रोड्यूस हुई है वो कहीं वेपर ना हो जाए। इसीलिए अलग अलग एप्लीकेशंस पर हम फिर उसको यूज़ कर पाते हैं। इज़ दैट क्लियर। चलिए यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताया हुआ है, यहाँ पर इस वर्किंग को मैंने उठाकर यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यानी कि यहाँ पर आप 1 पॉइंट पर देख रहे होंगे कि यहाँ से जो ये कॉम्बिनेशन आ रहा है कैरियर गैस के साथ टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड गैस, वो आकर यहाँ पर इस सबस्ट्रेट पर वेपराइज्ड होकर वेपर की फॉर्म में यहाँ पर गिरना स्टार्ट होती है और जहाँ पर इसमें स्पेस होता है वहाँ पर ये रखी जाती है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है इस तरीके से। तो ये कोटिंग बन जाती है उस सबस्ट्रेट के ऊपर, यानी कि कोटिंग जो बनी बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ गैसेस एंड सबस्ट्रेट सरफेस। सबस्ट्रेट के सरफेस पर जब ये गिरी तो ये रिएक्शन हो गई इसमें, और रिएक्शन होने के बाद वो एक जो कोटिंग है सबस्ट्रेट के ऊपर वो आपको देखने को मिल जाती है। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया आपका सीबीडी मेथड सेटअप। कैसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है वो सारी वर्किंग मैंने आपको यहाँ पर बता दी। यहाँ पर जो आपकी मीथेन और हाइड्रोजन गैस है ये केवल कैरियर गैस की तरह यूज होंगी। जैसे आपने कम्युनिकेशन में एक कैरियर सिग्नल या कैरियर मैसेज पढ़ा होगा, कैरियर मैसेज का काम केवल इतना होता है वो आपके सिग्नल को कैरी करके ले जाए जहाँ तक उसको पहुँचना है, बस वैसे ही आपका काम यहाँ पर इन गैसेस का ये है कि आपकी टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड गैस को ये उस चैम्बर तक पहुँचा दें जहाँ पर सबस्ट्रेट रखा हुआ है और उसके ऊपर कोटिंग होनी। बस इतना काम होता है आपका इन दोनों गैसेस का। और यहाँ पर जो टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड है इसको रिएक्टिव गैस बोलेंगे और CH4 और H2 गैस जो है इसको कैरियर गैस बोलेंगे।
ठीक है, तो ये आपका सेटअप हो गया। और अगर हम इसी वर्किंग को यहां पर देखें तो ये आपका इसकी वर्किंग हो जाएगी स्टेप बाय स्टेप। यहां पर मैंने बताने की कोशिश की है। प्रिपेयरिंग द रिएक्टिव चैम्बर, सबसे पहले हम रिएक्टिव चैम्बर को प्रिपेयर करेंगे। द चैम्बर इज क्लीन्ड एंड इवैक्यूएटेड टू क्रिएट ए लो प्रेशर एनवायरमेंट। क्लीन होना चाहिए और इस तरीके से होना चाहिए कि वो लो प्रेशर को क्रिएट करे। द सबस्ट्रेट इज प्लेस्ड इनसाइड द चैम्बर एंड हीटेड टू ए डिजायर्ड टेम्परेचर, टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम ए फ्यू हंड्रेड्स टू ए फ्यू थाउजेंड्स डिग्री सेल्सियस। देखो, जैसे कि सबस्ट्रेट पर जिस पर हमें कोटिंग करनी है, मैंने बताया था कि उसको 100 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर से 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीटअप करके रखा जाता है, जिससे कि एक जो प्रॉपर्टी है उसका वेरिफिकेशन हो सके कि कहीं हमारा सबस्ट्रेट वेपराइज तो नहीं हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड स्टेप गैस इंट्रोडक्शन, फिर हम गैस का इंट्रोडक्शन कराते हैं। द precursor gases such as methane is introduced into the chamber at the controlled flow rate। यानी कि जो फ्लो ऑफ मीथेन होगा वो ऐसा नहीं कि हमने कंट्रोल मैनर में नहीं किया है, उसको भी हम कंट्रोल मैनर में फ्लो कराएंगे। द गैस मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज व्हेन एक्सपोज टू देयर एलिवेटेड टेम्परेचर, रिलीजिंग कार्बन एटम्स और रेडिकल्स। ठीक है, तो गैस जिसकी हेल्प से हमें उस पर कोटिंग करनी है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया दूसरा स्टेप आपका सीबीडी प्रोसेस का। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या है? द कार्बन एटम्स और रेडिकल्स रिएक्ट विद द हीटेड सबस्ट्रेट सरफेस। यानी कि जो वेपर्ड फॉर्म में आपके वहां पर जो हमने एग्जाम्पल लिया था टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का, वो वेपर्ड फॉर्म में आती है और वेपर्ड फॉर्म में आने के बाद जैसे ही वो सबस्ट्रेट के सरफेस पर गिरती है तो वो केमिकली रिएक्ट करेगी, लीडिंग टू द डिपोजिशन ऑफ कार्बन बेस्ड मटेरियल। द स्पेसिफिक रिएक्शन डिपेंड ऑन द प्रिकर्सन्स गैसेस एंड प्रोसेस कंडीशंस। यानी कि डिफरेंट जो रिएक्शंस होंगी वो डिपेंड करेंगी कि किस तरीके की गैसेस हमने यूज़ की हैं और क्या प्रोसेस हमने वहाँ पर यूज़ किया है। इज दैट क्लियर? तो केमिकल रिएक्शन जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये हो जाएगा। आगे फिल्म ग्रोथ। फिल्म ग्रोथ में क्या है? द कार्बन स्पेसीज ग्रेजुअली एक्यूमुलेट ऑन द सबस्ट्रेट सरफेस। यानी कि कार्बन के जो स्पेसीज हैं वो एक्यूमुलेट, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे सबस्ट्रेट के सरफेस पर, फॉर्मिंग ए थिन फिल्म और कोटिंग, और एक कोटिंग बनाना स्टार्ट कर देंगे। द ग्रोथ रेट एंड फिल्म प्रॉपर्टीज कैन बी कंट्रोल बाय द एडजस्टिंग फैक्टर सच एज गैस फ्लो रेट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि जो उसके ऊपर कोटिंग हो रही है उसकी ग्रोथ रेट, फिल्म बनने की प्रॉपर्टीज वो कंट्रोल हो जाएंगी बाय एडजस्ट द क्या कि गैस के फ्लो से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर क्या है और प्रेशर कितना है, इन सब फैक्टर्स से हम उसको एडजस्ट कर पाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द फिल्म ग्रोथ। और फाइनली आपके सबस्ट्रेट के ऊपर कोटिंग बन जाएगी। इज दैट क्लियर? तो आई होप सीबीडी जो मेथड है टॉप डाउन अप्रोच का वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये हमारा सेटअप था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से आपको सेटअप बना देना है और फिर स्टेप बाय स्टेप वर्किंग मैंने आपको 4 स्टेप्स में बता दी है। इज दैट क्लियर? तो अब आते हैं डाउन टू टॉप अप्रोच में। डाउन टू टॉप अप्रोच जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, हैंस वी कैन से दैट इन डाउन टॉप अप्रोच फॉर सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स कंबाइनिंग मैनी नैनो पार्टिकल्स या कंबाइनिंग मैनी नैनो मटेरियल्स इनटू ए bulky materials, here are some commonly used technique in the down top approach. डाउन टू टॉप अप्रोच में क्या होगा कि आप छोटे छोटे पार्टिकल से कंबाइन करके एक जो पार्टिकल बनाएंगे वो नैनो स्केल पर ही पार्टिकल रहेगा, दैट्स कॉल्ड द डाउन टॉप अप्रोच। और उसको बनाने में डिफरेंट टेक्निक्स आपको यूज करनी पड़ती हैं। वो कुछ इस प्रकार हैं जो दी हुई हैं, बॉटम अप असेंबली जैसे सेल्फ असेंबली हो गया, केमिकल सिंथेसिस हो गया, एटॉमिक लेयर डिपोजिशन हो गया।
ठीक है। वैसे एक टेम्पलेट ग्रोथ है, उसमें आपका इलेक्ट्रोड डिपोजिशन हो गया, टेम्पलेट असिस्टेड सिंथेसिस हो गया, बायोलॉजिकल टेम्पलेट बेस्ड असेंबली हो गया। आगे अगर हम देखें लिथोग्राफी बेस्ड टेक्निक अगर हम देखें तो उसमें नैनो इम्प्रिंट लिथोग्राफी का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी का यूज़ करते हैं, या नैनो एंड माइक्रो कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी याद करनी है, अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लेना, अदरवाइज इनको अवॉइड कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन को जब आप लिखेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करके लिखेंगे कि कितने मार्क्स में पूछा गया है और क्या पूछा गया है। केवल अगर आपसे वो पूछे कि डिफाइन 2 मेथड्स फॉर सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, तो आप टॉप डाउन अप्रोच और डाउन टू टॉप अप्रोच को एक्सप्लेन करेंगे। वहीं पर अगर आपसे ये पूछ ले कि डिफाइन एनी टाइप ऑफ टॉप डाउन अप्रोच इन डिटेल, तो फिर आप CBD को एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे ही आप डाउन टू टॉप अप्रोच के अगर किसी एक मेथड को वो एक्सप्लेन करा दे तो आपके सिलेबस में है सोल जेल अप्रोच, तो आप उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर कुछ एटम्स हैं वो बहुत छोटी छोटी फॉर्म में हैं, उनसे हमने फिर क्लस्टर डिज़ाइन किया। यहाँ पर हमने उनको मिला मिलाकर क्लस्टर बना लिया और फिर उनको कंबाइन करके हमने नैनो मटेरियल्स को डिज़ाइन कर दिया, यानी कि हम बॉटम से चले और टॉप पर हम पहुँच गए। तो दिस इज कॉल्ड द डाउन टू टॉप अप्रोच। इज दैट क्लियर? चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे नैनो ट्यूब हो गई, ग्रेफाइन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, या इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो स्ट्रक्चर आपके बनते हैं डाउन टू टॉप अप्रोच से। अब अगर हम आगे आते हैं सोल जेल मेथड पर, तो सोल जेल मेथड प्रोसेस यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की और आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। दिस इज ए वेट केमिकल टेक्निक। सबसे पहले तो इसका दूसरा नाम ये हो गया कि इसको वेट केमिकल टेक्निक भी कहते हैं, और मैंने जैसे बताया एक पार्ट है डाउन टू टॉप अप्रोच का, तो वो भी हम इसको कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द केमिकल सॉल्यूशन डिपोजिशन, इसको हम केमिकल सॉल्यूशन डिपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सोल जेल प्रोसेस के अदर नाम्स भी। आगे द सोल जेल प्रोसेस एज द नेम implies the transition of a liquid colloidal solution, that's the sol, यानी कि इसमें जो ट्रांजिशन होगा वो एक लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में होगा, इसलिए इसको कह रहे हैं डाउन टू टॉप अप्रोच। ठीक है, टू ए सॉलिड 3D नेटवर्क जेल, यानी कि सोल से जेल में हम पहुंच जाते हैं। सोल इज ए लिक्विड फॉर्म एंड जेल इज ए सॉलिड फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो आई होप सोल जेल प्रोसेस के बारे में आपको समझ में आया होगा। सोल का मतलब क्या है, जेल का मतलब क्या है। आगे इट इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स, सोल से जेल तक पहुंचने में डिफरेंट स्टेप्स हमने यूज करने हैं, जैसे सच एज हाइड्रोलाइसिस, कंडेंसेशन, जेलेशन, एजिंग, ड्राइंग एंड कैल्सिनेशन। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप सोल को जेल में बदलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सोल में भी बनाना पड़ेगा अपना मटेरियल। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर देखें किस टेक्निक से हम कैसे कैसे स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं, तो पहले आपने एक कंटेनर ले लिया, उसमें ले लिया मेटल एल्कोसाइड विद सॉल्वेंट, यहाँ पर भरा हुआ है, आप ये देख रहे होंगे कुछ लिक्विड की फॉर्म में है। जैसे ही इसमें आपने हाइड्रोलिसिस मेथड लगाया तो ये आपका जो लिक्विड फॉर्म थी ये सोल फॉर्मेशन हो गया इसका। तो यानी कि आप मेटल एल्कोसाइड को हाइड्रोलिसिस मेथड की हेल्प से सॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि सॉल फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाता है। फिर जैसे ही उस सॉल फॉर्मेशन का आप कंडेंसेशन करते हैं, तो कंडेंसेशन मेथड के बाद इट कन्वर्ट इनटू द जेल फॉर्मेशन, और ये जेल की फॉर्म में आपको मिल जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, आप इसको इस तरीके से मिला दें, यानी कि एक चैन की फॉर्म में आपका बन जाएगा ये। तो इस तरीके से ये सेल, ये जो था आपका सोल फॉर्मेशन, ये किसमें, जेल की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरीके से। तो ये जेल फॉर्मेशन हो गया। अब जेल फॉर्मेशन से डायरेक्टली आप नैनो पार्टिकल्स में कैसे जाएंगे, उसके लिए आपको एजिंग करनी होती है, ड्राइंग करना होता है और कैल्सिनेशन करनी होती है।
फाइनली यू गेट द नैनो पार्टिकल्स। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मेटल एल्कोसाइड को सोल फॉर्मेशन में आपको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप मेटल एल्कोसाइड को हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से पास करेंगे। उसके बाद जो सोल फॉर्मेशन हुआ है उसको कंडेंसेशन फॉर प्रोसेस से पास करेंगे, देन वी गेट द जेल फॉर्मेशन। आफ्टर दैट टू गेट द फाइनल नैनो पार्टिकल्स वी गेट या वी इन्वॉल्व एजिंग, ड्राइंग एंड कैल्कुलेशन स्टेप्स, और फाइनली वी गेट द नैनो पार्टिकल्स। क्लियर हुआ? तो सोल जेल प्रोसेस क्या है, कैसे हम नैनो पार्टिकल्स यहाँ पर सिंथेसिस करते हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। इसके जो ये मेथड्स हमने मतलब टाइप्स स्टेप्स पढ़े हैं उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या है। तो कलर चेंज कर लें यहाँ पर। तो सोल जेल प्रोसेस इज जनरली फॉलो दीज स्टेप्स। सबसे पहला है सोल प्रिपरेशन। पहले तो आपको सोल को ही प्रिपेयर करना है। ए सोल इज प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग और डिस्पर्सिंग प्रीकर्सन्स। प्रीकर्सन मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्या है। इट इज ए कंपाउंड दैट पार्टिसिपेट्स इन ए केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अनदर कंपाउंड। यानी कि प्रीकर्सन एक ऐसा कंपाउंड है जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में टू प्रोड्यूस द अनदर कंपाउंड। ठीक है, तो प्रीकर्सर्स मॉलिक्यूल और नैनो पार्टिकल्स इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। द प्रीकर्सन्स कैन बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज द मेटल एल्कोक्साइड्स और मेटल सॉल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि सॉल प्रिपरेशन करने के लिए आपको, जैसे हमने वहाँ पर हाइड्रोलिसिस मेथड आपको बताया, उसकी हेल्प से सबसे पहले आपको मीन्स दैट कि सोल का प्रिपरेशन करना है। वो किसकी हेल्प से करेंगे? हाइड्रोलिसिस की। द प्रीकर्सन मॉलिक्यूल्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस वेयर वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद द प्रीकर्सन्स टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स। वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ रिएक्ट करेंगे और वो ब्रेक कर देंगे केमिकल बॉन्ड्स को। दीज स्टेप्स generate metal hydroxide और metal oxide species depending on the percussions used। वो डिपेंड करेंगे कि किस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं, क्या वहाँ पर जनरेट हो रहा है, परकर्सन्स जो आपने यूज किया है वहाँ पर। हाइड्रोलिसिस इज टिपिकली इनिशिएटेड बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और हाइड्रोलाइजिंग एजेंट टू द सोल। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के लिए आप क्या करेंगे, उसमें पहले आप वाटर यानी कि हाइड्रोजन के सब्सटेंसेस एजेंट मिलाएंगे, तभी आपका हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगा। इज दैट क्लियर? तो सेकंड हाइड्रोलिसिस क्या है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे, थोड़ा सा लंबा हो गया है लेक्चर, उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है ना गले को। तो नेक्स्ट स्टेप पर अगर हम पहुंचे तो कंडेंसेशन में क्या होता है, द हाइड्रोलाइज्ड प्रीकर्सन स्पीशीज undergo condensation reaction where the metal hydroxide or metal oxide species react with each other to form a three-dimensional network. This process is often facilitated by adjusting the pH of the soil or adding a catalyst. यानी कि जब ये कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है तो केमिकली रिएक्शन वहाँ पर होती है और वहाँ पर एक फॉर्म बन जाती है थ्री डायमेंशनल नेटवर्क की फॉर्म में, जो फैसिलिटेट करती है एडजस्ट करने में पीएच वैल्यू ऑफ द सोल। ठीक है, आगे द कंडेंसेशन रिएक्शंस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जेल, जो हेल्प करेगी जेल में कन्वर्ट करने में, जैसा कि हमने वहां पर देखा था। ठीक है, यानी कि कंडेंसेशन के बाद आपको वहां पर सोल का फॉर्मेशन जो था वो कन्वर्ट हो गया था जेल फॉर्म में। ठीक है, विच इज ए सॉलिड लाइक नेटवर्क, वो एक तरीके से सॉलिड फॉर्म में आपको मिलता है विद ए हाई कंसेंट्रेटिक ऑफ द डिजायर्ड मटेरियल सस्पेंडेड इन द लिक्विड मीडियम। इज दैट क्लियर? तो कंडेंसेशन मेथड की हेल्प से आप जनरली सोल फॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं जेल की फॉर्म में, जो एक सॉलिड फॉर्म में होता है। आगे एजिंग एंड ड्राइंग। एजिंग एंड ड्राइंग में क्या करेंगे आप, द जेल इज अलाउड टू एज फॉर द सर्टेन पीरियड टू प्रमोट फर्दर कंडेंसेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द डिजायर्ड नैनो स्ट्रक्चर। द एजिंग टाइम कैन वेरी फ्रॉम आवर्स टू डेज। यानी कि ये जो है एजिंग जो स्टेप है वो क्या करता है, वो वेरी करेगा 1 घंटे से कई दिन तक टाइम पीरियड में। आफ्टर एजिंग द सोलवेंट इज टिपिकली रिमूव्ड थ्रू द ड्राइंग,
है ना। तो फिर सॉल्वेंट को आपको हटाना है बाय द मेथड ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग कैन बी अचीव्ड बाय द एवेपोरेशन, फ्रीजिंग ड्राइंग और सुपर क्रिटिकल ड्राइंग मेथड। यानी कि जो ड्राइंग मेथड है या ड्राइंग जो अचीव करेंगे हम, वो बाय द इवेपोरेशन यानी कि वेपोराइज्ड करने की हेल्प से कर सकते हैं, फ्रीजिंग करके कर सकते हैं, या सुपर क्रिटिकल ड्राइंग मेथड से हम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल। किस तरीके का मटेरियल आपको चाहिए, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको क्या कर पाएंगे, ड्राइंग कर पाएंगे इसकी। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। जो लास्ट स्टेप है थर्मल ट्रीटमेंट। थर्मल ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, द ड्राइड जेल इज सब्जेक्टेड टू द थर्मल ट्रीटमेंट ऑल्सो नोन एज द कैल्सिनेशन एट एलिवेट। उसके बाद जैसे ही आपने दोनों को हम कैल्सिनेशन मेथड जेल आपको मिला है, उसको हम थर्मल ट्रीटमेंट पर लेकर जाते हैं, जिसको हम कैल्सिनेशन मेथड। कैल्सिनेशन हेल्प्स इन रिमूविंग एनी रेजिडुअल सोलवेंट। वो हेल्प करता है किसी पर्टिकुलर मतलब जो भी खराब चीज है वहां से उसको हटाने में। ड्राइविंग फर्दर कंडेंसेशन रिएक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मिंग द जेल इनटू ए मोर स्टेबल एंड वेल डिफाइंड सॉलिड मटेरियल। और फिर फाइनली आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन जो जेल की है वो एक स्टेबल और वेल डिफाइंड सॉलिड मटेरियल की फॉर्म में मिलता है। द कैल्सिनेशन टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रिकर्सन एंड द डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द फाइनल मटेरियल। यानी कि जो कैल्सिनेशन का टेम्परेचर है या उसके ड्यूरेशन है वो डिपेंड करेगा कि कैसा नेचर है प्रिकर्सन का और जो प्रॉपर्टी हमें फाइनल मटेरियल से चाहिए उस पर। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या पता चला, बाय केयरफुली कंट्रोलिंग द सोल जेल प्रोसेस पैरामीटर्स सच एज प्रिकर्सन्स कंसंट्रेशन, pH वैल्यू, टेम्परेचर एंड ड्राइंग कंडीशंस, इट इज पॉसिबल टू टेलर द composition, structure and properties of the resulting nanostructures material। ठीक है, अगर केयरफुली हम सारी चीज़ों को कंट्रोल करके चलते हैं तो एक नैनो स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे फॉर्म में हमको मिल जाता है। आगे, द सोल जेल मेथड फाइंड एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैटालिसिस, एनर्जी स्टोरेज, बायोमेट्रिक इंजीनियरिंग यानी कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। It allow the precautions of nanomaterials with controlled size, shapes and composition। यानी कि मैंने यहाँ पर शायद precautions बोल दिया, ये है it allows the production of, यानी कि ये अलाउ करता है प्रोडक्शन ऑफ नैनोमेटीरियल्स विद कंट्रोल साइज, शेप एंड कंपोजिशन। तो ये आपका मेथड था सोल जेल मेथड, जो एक डाउन टू टॉप अप्रोच थी जिसमें आपने लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में अपने नैनो पार्टिकल को डिज़ाइन किया। इज दैट क्लियर? चलिए, आई होप दोनों मेथड्स बहुत अच्छे से और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। इस बार चांसेस हैं कि एक मेथड आपसे ज़रूर पूछा जाएगा सेक्शन बी या सेक्शन सी में, तो आप प्रिपेयर करके जाना बहुत अच्छे से। 7 नंबर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। फाइनली एप्लीकेशंस हैं नैनो मटेरियल की। हम बार बार नैनो मटेरियल्स पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट नैनो मटेरियल्स की हमने एप्लीकेशंस भी देखी, तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम नैनो मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में हम इसका यूज़ करते हैं। मेडिसिन और हेल्थ केयर में भी हम नैनो मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हैं। एनवायरमेंटल रेमेडिएशन में भी हम नैनो मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हैं। कैटालिसिस में जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर हम उसका यूज़ कर रहे हैं। एरोस्पेस और ऑटोमोटिव में भी हम रीजन में वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं नैनो मटेरियल्स का। कोटिंग और सरफेस मॉडिफिकेशन में भी हम नैनो मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन में भी नैनो मटेरियल्स का यूज़ होता है। फूड पैकिंग ले लीजिए। टेक्सटाइल एंड एपरेल्स में भी आप नैनो मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर आप नैनो मटेरियल्स को यूज़ करेंगे और नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। दैट्स द नैनो टेक्नोलॉजी। इज़ दैट क्लियर? तो आई होप आज का जो ये लेक्चर है मैराथन थी यूनिट नंबर 5 की, वो आपने एंजॉय की होगी। आपको सेशन कैसा लगा है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बीच में थोड़ा सा सिस्टम की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप उसको अवॉइड करें और पूरा वीडियो देखें।
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लगभग 18 मार्क्स का आपको यहाँ से मिलेगा, और थंबनेल में भी आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि पेपर AKTU का होगा, लेकिन ब्लास्ट जो होगा वो EGV के स्टूडेंट्स का होगा। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि समय कम है और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकें, यही हमारी उम्मीद है। आप आगे मिलते हैं किसी और स्ट्रेटेजी के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।